से, ठीक है। तो यह सब शुभ फल देने वाली है, ठीक है। जी भगवान। तो ये सभी जो है ब्राह्मणों के लिए कौन सी भूमि उचित है, कौन सी अनुचित है, ये सब भी हम लोग ने जान लिया, ठीक है। जी ब्राह्मणों के लिए सफेद वर्ण, ठीक है। और जो सफेद वर्णा भूमि होती है, श्वेत वर्णा जो भूमि होती है, सभी के लिए शुभप्रद है ना। इसी तरह घृत गंध वाली भूमि, ठीक ना, सभी वर्णों के लिए शुभ सब प्रकार से आपको और समृद्धि देने वाली है ना। मीठे स्वाद वाली भूमि, ठीक है, यह ब्राह्मणों के लिए जो है सो शुभ है, और ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी वर्णों के लिए शुभ है, ठीक है। यह सब हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। याद रखिएगा, बृहत संहिता के अंतर्गत यह प्रसंग आपको मिलेगा। जो भूमि ब्राह्मणों के लिए शुभ है, मैंने बताया भी है आप सभी को, है ना, वहां सभी वर्णों के लिए शुभता मिलनी है, ठीक ना। जो भूमि ब्राह्मणों के लिए शुभ है, वहां सभी वर्ण के लोग निवास कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो भूमि क्षत्रियों के लिए शुभ है, वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों तो रह सकते हैं, इन तीनों के लिए शुभ होगा। लेकिन ब्राह्मण वर्ण के लिए वह भूमि शुभ नहीं है, वहां अधिक संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी दोनों निचले वर्ण के लिए, यानी कि वैश्य वर्ण के लिए, जो भूमि वैश्य वर्णों के लिए शुभ है, वहां वैश्य के अतिरिक्त शूद्र भी रह सकते हैं। लेकिन बाकी दोनों वर्णों के लिए, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए वह भूमि ठीक नहीं है, उन्हें अधिक परिश्रम, ठीक ना, संघर्ष करना होगा। परिश्रम का मतलब है कि संघर्ष करना होगा, ठीक है। वो संघर्ष हर एक क्षेत्र में हो सकता है, प्रत्येक क्षेत्र, विद्या, ठीक ना, बुद्धि, धन, रोजगार, प्रतिष्ठा, ठीक है, विवेक, सब में होगा, ठीक ना। जी जी उसी प्रकार जो भूमि आपके शूद्र के लिए है, वहां सिर्फ और सिर्फ शूद्र ही वास कर सकते हैं। शूद्र के अतिरिक्त सभी वर्णों के लिए वहां पर अधिक संघर्ष है, ठीक ना, ठीक है। जी जी भूमि को हम लोग स्पर्श से जान लिए, गंध से जान लिए, स्वाद से जान लिए, है ना। वहां पर उपस्थित वनस्पति के आधार पर जान लिए, है ना। परीक्षण इत्यादि हम लोगों ने जान लिया, है ना। अब जी जो है हम लोग जानते हैं गज पृष्ठभूमि, ठीक है। हम लोग जानते हैं भूमि में भी कई प्रकार होते हैं, ठीक ना। भूमि के भी प्रकार होते हैं। भूमि को किस प्रकार की भूमि को हम लोग कैसा कहेंगे, तो ध्यान दीजिए आप सभी। देखिए, गज पृष्ठभूमि किसको कहा गया है। गज पृष्ठ, मान के चलिए कि ये पूर्व दिशा है, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है ना। जी जी दिख रहा है। ये पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। ये दिशाएं हैं। अब गज पृष्ठभूमि किसको कहेंगे, ठीक है। तो गज पृष्ठभूमि कहेंगे, ठीक ना, पश्चिम में, ठीक है ना। ये पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। और ये नेतृत्व, ये कुछ आगे तक जाता है, अग्निकोण से ठीक पहले तक, ठीक ना। और ये वायव्य तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ की भूमि जो बीच वाली जो शेष भूमि है, ये सब जो है समतल हो या नीची हो, समतल हो या
नीची हो, ठीक ना। और इसके अतिरिक्त यह पोर्शन ईशान का, ईशान पूर्व, ठीक ना, ईशान और पूर्व, ये जो है नीचा, ये है ऊंचा पोर्शन, ठीक है। ये भी ऊंचा है, नैऋत्य में भी ऊंचा, दक्षिण में भी ऊंचा, ठीक है। ये नीचा भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पोर्शन जो है ईशान की तरफ, उत्तर मतलब उत्तर पूर्व का कोना, कुछ हिस्सा पूर्व का, ठीक है, यह जो है नीचा। बात समझ में आ रही है ना? इसको अच्छे से समझिए। यह भूमि जहां पर भी जाएंगे आप प्लॉट इत्यादि देखने के लिए, तो ये चीजें दिखती हैं, ठीक ना। ये चीजें तो सामान्य रूप से दिखेंगी, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए। किस भूमि को गज पृष्ठ, ठीक है। कोई भी जो है सो प्रश्नकर्ता आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। गृहेश पूछ सकता है कि गुरुजी इस प्रकार की हमारी भूमि है, आप बताइए कि यह हमारे लिए गज पृष्ठ है कि कूर्म पृष्ठ है, नाग पृष्ठ है ना। तो इसको समझना है। ये बीच का पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो भी है, ये समतल हो, दक्षिण में, पश्चिम में, ठीक ना। ये वायव्य तक भी हो सकता है। यह पोर्शन जो है ऊंचा हो, ये ऊंचा, ये बीच में समतल या नीचा भी हो सकता है, और यहां भी नीचा। तो यह इस जमीन को क्या कहेंगे? गज गज पृष्ठ। पृष्ठ। यह भूमि है, गज पृष्ठ है, ठीक है ना। जी कोई जी। समस्या नहीं ना है? नहीं नहीं। इसी प्रकार के भूमि के प्रकार को हम लोग समझेंगे, ठीक ना। ठीक है, भूखंड समझ में आ रहा ना। ये सिर्फ बीच का पोर्शन ऊंचा हो, बीच का पोर्शन ऊंचा रहेगा, ये ऊंचा। बाकी ये सब जो है इधर 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 सब जो भी है नीचा रहेगा, ठीक ना, नीचे रहेगा। ये पोर्शन पूरा जो है नीचा है, ठीक है। ये बीच का पोर्शन ऊंचा है, ठीक है। बाकी ये सब नीचा, पूरी दिशा उत्तर पूरब, आपके दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये सब कोने में, सारी दिशाओं में नीची भूमि हो, सिर्फ बीच का पोर्शन जो है यह जो है ऊंचा हो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? जी कूर्म, कूर्म पृष्ठ। क्या बोलेंगे? कूर्म पृष्ठ। कूर्म मतलब समझते हैं ना, कछुआ, है ना। कछुआ कैसा रहता है? चारों तरफ से नीचा, बीच में ऊंचा होता है ना। जी भगत। बोलिए, वही है, इसको कूर्म पृष्ठ बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जी जी। अब बात करते हैं हम लोग दैत्य पृष्ठ, दैत्य पृष्ठभूमि। क्या पृष्ठ गुरुजी? दैत्य, दानव, राक्षस, ठीक है। ये पोर्शन ऊंचा रहे, ठीक ना। कौन सा? ईशान से लेके, और आपका ईशान से लेके यानी कि पूर्वी भाग, मकान का जो पूर्वी भाग है, ईशान से लेके अग्निकोण तक भी हो सकता है, सिर्फ पूरब में भी हो सकता है। तो ये पोर्शन जो है आपका ऊंचा रहे, ठीक है।
और ये जो है पश्चिम का भाग नीचा रहे, ये यहां तक भी हो सकता है, ठीक है, नीचा रहे, ठीक है। ये बीच में जो पोर्शन है इधर भी समतल हो सकता है, इधर भी समतल हो सकता है, और ये बीच का भी समतल, ऊंचा, नीचा और बीच में समतल, ठीक है। तो इसको दैत्य पृष्ठ बोलते हैं, दैत्य, ठीक है ना, दैत्य पृष्ठ। गुरुदेव ये पश्चिम पश्चिम बस में नीचा रहे ना? पश्चिम में नीचा रहे तो ये पश्चिम के अंतर्गत ये पूरा भी आ सकता है, या ये समतल हो, ऊंचा नहीं होगा, या तो समतल होगा या तो पूरा का पूरा नीचा होगा, समझ गया ना। और ये बीच में समतल हो, बीच में समतल हो, ठीक है। जी जी। तो इसको बोलते हैं दैत्य पृष्ठ। इसी तरह दूसरा, अरे इस दैत्य को मिटा लीजिए, दिशाएं वही है, याद रखिएगा, मैं ऊपर में नोट करा दे रहा हूं आपको। यह है पूर्व दिशा, इसको लिख लीजिए, दिशा का क्रम, ठीक है। ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, और इसी तरह बनाइएगा, ठीक है, दक्षिण, और ये है उत्तर, जैसे बता रहा हूं, ठीक है। नीचे बार बार झुक जा रहा है, इसके वजह से हमको इस तरह करना पड़ रहा है, इसीलिए इस तरह कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नाग पृष्ठभूमि का, नाग पृष्ठ। इस तरह कर लीजिए पोर्शन, ठीक है। ये समतल हो सकता है, ये भी समतल, ठीक है, ये ऊंचा और ये ऊंचा, ये जो है ये भी ऊंचा हो सकता है, समतल या ऊंचा, कहीं कहीं पर ऊंचा भी लिखा होगा, मतलब समझ रहे हैं। जो हमारी कूर्म पृष्ठभूमि होती है ठीक उसका ऑपोजिट, जो कूर्म पृष्ठभूमि होती है ठीक उसके ऑपोजिट, ठीक है। कहीं समतल लिखा है और कहीं पर आपको ऊंचा भी लिखा होगा, लेकिन बीच का पोर्शन जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, ठीक ना, बात समझ में आ रही है ना, वो ये नीचा हो, बीच में नीचा, बाकी समतल हो या आपका ऊंचा हो। ये उत्तर और दक्षिण ये ऊंचा होना चाहिए, इधर के पोर्शन ऊंचा भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, पूर्व और पश्चिम का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नाग पृष्ठ, इसको बोलते हैं नाग पृष्ठभूमि। एक बार दोबारा बताएं मगन सारा ये। देखिए बीच का जो पोर्शन है हमारा, बीच का भाग, ठीक है, यह जो है नीचा हो, ठीक है। दक्षिण और उत्तर का भाग, दक्षिण और उत्तर का भाग आपका ऊंचा हो, ठीक है। बीच का भाग नीचा, दक्षिण और उत्तर का भाग ऊंचा, और पश्चिम और पूर्व का भाग, ठीक है, ऊंचा हो या समतल हो, ऊंचा हो या समतल हो, ऐसी भूमि को नाग पृष्ठभूमि कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कूर्म पृष्ठ का ठीक ऑपोजिट, कूर्म पृष्ठ में क्या था, चारों तरफ नीचा और बीच में ऊंचा था ना, जी जी। बोलिए। और ठीक नाग पृष्ठ में
ठीक उसका ऑपोजिट, चारों तरफ ऊंचा या समतल और बीच में नीचा, है ना? बात समझ में आ गई? जी। ऐसी भूमि को नाग पृष्ठ भूमि कहेंगे, ठीक है ना? देख लीजिए अच्छे से। तो यह जो है आपके भूखंड, गज पृष्ठ, दैत्य पृष्ठ, नाग पृष्ठ और कूर्म पृष्ठ, ठीक है? तो इसमें दो भूमि शुभ है और दो भूमि अशुभ है, ठीक है ना? दो कौन सी भूमि अशुभ वो लिखा दीजिए, कौन सी अशुभ और कौन सी शुभ? गज गज पृष्ठ शुभ है? गज पृष्ठ और कूर्म पृष्ठ यह भूमि शुभ श्रेणी में आती है, नाग पृष्ठ और दैत्य पृष्ठ, ठीक है? यह जो है अशुभ में आती है, ठीक है? जी जी। दो भूमि शुभ, दो अशुभ। यह जो है भूमि के वास्तविक जो रूप है उसके अनुसार। अब भाई ऐसा भूमि है तो करें तो क्या करें, है ना? गुरु जी ऐसी भूमि मिल गई है तो क्या करेंगे इसमें? तो इसमें तो हम अपने हिसाब से इसको ट्रीट कर सकते हैं, या तो इसको पूरी तरह समतल बना दें, ठीक है, या तो गज पृष्ठ या कूर्म जी पृष्ठ कर लें, है कि नहीं? या तो हमारे हाथ में है। जी 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 बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई ना? इसका उपचार भी साफ साफ बताते चले जा रहे हैं कि गज पृष्ठभूमि हो तो ठीक है, कूर्म पृष्ठभूमि है तो भी ठीक है। अगर हमको दैत्य पृष्ठ या नाग पृष्ठभूमि मिल जाए तो उसका क्या उपाय करेंगे? तो उसका उपाय वही है, या तो उसको हम अपने अनुसार गज पृष्ठ या नाग पृष्ठ कूर्म पृष्ठ कर लें, और या तो उस भूमि को पूरी तरह समतल बना दें, ठीक ना? समतल, ठीक है? ये तो हो गया शुभ और अशुभ भूमि उसके वास्तविक ढलान के ऊपर, है कि नहीं? वास्तविक ढलान के ऊपर उस भूमि का ढलान कैसा है, किस साइड से भूमि ऊंची है, किस साइड से भूमि नीची है, प्रकृति के अनुसार उसका, ठीक है, जान लिए उसका फल, है कि नहीं? अब बात करते हैं आकार के ऊपर, ठीक ना? आकार के ऊपर, क्योंकि यह जो है भले ये मिले या ना मिले, ठीक ना, लेकिन ऐसी भूमि हमको मिलती ही है, ठीक ना? सब जगह ढलान वाली भूमि नहीं मिलती है आपको, सब जगह ढलान वाली भूमि नहीं मिलती है, कई जगह जो है समतल मिलेगी, लेकिन उसका आकार जो है वह जो है सो हमको अपने अनुसार नहीं मिलता है, ठीक ना? तो उसको हम किस प्रकार से अपने उपयोग में ले आते हैं? तो सबसे तो अच्छा है कि वर्ग वाली भूमि चारों तरफ, ठीक ना, वर्गाकार, यह भूमि जो है वर्गाकार, यानी कि दोनों की सबकी आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर हैं और समकोण हैं, चारों कोण हमारे बराबर हैं, यानी कि समकोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है? सबकी भुजाएं भी बराबर हैं, वर्गाकार भूमि मिल सकती है, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसी भूमि जी जी गुरुदेव। सर्वोत्तम मानी गई है, सब प्रकार के आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाली, ठीक है, सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने वाली भूमि, ठीक है? जी तो यह जो है भूमि ऐसी आकार वाली भूमि मिलती है तो हमें इसको बढ़िया है हमारे लिए ले लेना चाहिए, ठीक है? थोड़ा मैसेज डाल दीजिए कक्षा में कि कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है? कई लोग शायद नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है?
अब इसी में बात करते हैं आयताकार भूमि की। आयताकार किसको कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जरूरी नहीं कि ये भी भुजा उसके बराबर होगी, ठीक ना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई हो। लंबाई चौड़ाई का अनुपात हमने आपको बता ही दिया है, 1.25 गुना तक बेस्ट, 1 to 1.25, 1 से 1.25 गुना तक उत्तम, ठीक है। 1.25 गुना से 2.5 गुना, 1.25 गुना से 1.5 गुना, 1.25 गुना से 1.5 गुना तक, ठीक ना, यह जो है उत्तम है, सर्वोत्तम उसके बाद उत्तम, ठीक है। 1.5 गुना के बाद अधिक जो हो जाता है वह जो है अशुभ श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। यानी इसका जो है इन दोनों का अनुपात जो है वही रहना चाहिए 1 से 1.25 गुना के बीच में, ठीक है। यानी कि 1 हमारी चौड़ाई है तो 1.25 गुना हमारी लंबाई होगी, ठीक है, या 1 हमारी चौड़ाई तो 1.5 गुना तक हमारा लंबाई हो, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना, इसमें इसमें चारों कोण जो हैं वह भी समकोण होने चाहिए, समकोण 90 डिग्री, लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त जो है सबके कोने जो हैं वह जो है समकोण होने चाहिए, ठीक है जी। यह भी जो है उत्तम श्रेणी में आता है, ठीक है, यह भी जो है उत्तम श्रेणी में आता है। ठीक है, अब एक भूमि आती है आपकी त्रिकोणाकार, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुजाकार भी जमीन आपको प्राप्त हो सकती है कि नहीं, बोलिए। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो यह भूमि अशुभ श्रेणी में आती है, ठीक ना, यह भूमि अशुभ श्रेणी में आती है और यह जो है आपको मानसिक अशांति देने वाली है, मानसिक अशांति, हमेशा मानसिक अशांति रहेगी, ठीक है। मानसिक अशांति के साथ आपको अपजस देने वाली है, अपजस देने वाली है, हाथ में यश नहीं होगा, ठीक है, अपजस देने वाली है। अनेक प्रकार के आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, कानूनी पचड़े मतलब न्यायालय का चक्कर आपके ऊपर लग सकता है, ठीक ना, न्यायालय का, कोर्ट कचहरी का चक्कर यह जो है आपको देगा, ठीक है। त्रिभुजाकार की भूमि क्या है, किसी भी प्रकार से आपका फेसिंग हो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, कोई भी फेसिंग हो, किसी भी कोण का हो, त्रिभुज में भी कई प्रकार है ना, तो किसी प्रकार का त्रिभुजाकार भूमि है तो यह जो है आपको मानसिक अशांति, अपजस, कानूनी बाधा, ठीक ना, देने वाली है, ठीक है। जी भवन। अब बात करते हैं अगले भूमिखंड, ठीक है, अगले भूखंड, जी गुरुदेव। डायरेक्शन वही है, देखते रहिएगा, डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक ना। जिस भूखंड का ईशान कोण बढ़ा हुआ हो, ठीक ना, बढ़ सकता है ना ईशान कोण, ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस है, कुछ दिख नहीं रहा है भगवान।
जिस भूखंड का ईशान कोण बढ़ा हुआ हो, ठीक है, ईशान कोण, ईशान उत्तर पूर्व का कोना बढ़ा हुआ हो, भाग गया हो, नहीं कहते हैं, किसी भी तरह से पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में किसी भी तरह से ईशान, यानी कि ईशान कोण, सीधे तौर पे लिखिए, ईशान कोण समकोण ना हो, ठीक ना, ईशान कोण बढ़ा हुआ हो, एक्सटेंडेड हो, ठीक है, ईशान कोण बढ़ा हुआ हो, एक्सटेंडेड पोर्शन हो, ठीक है, यह भूमि ठीक माना गया है, बढ़िया है, ठीक है, यह भी सर्वोत्तम भूखंड में आता है, ठीक ना, इसको ग्राह्य कर लेना चाहिए, यह जो है समृद्धि प्रदान करने वाला है, यह आपको समृद्धि प्रदान करने वाला होगा, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा, ठीक है, ईशान कोण, सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण आपका बढ़ा हुआ हो तो, ठीक है, जी भगवान। बढ़िया भूखंड में है ये, उत्तम में है, अगला है, अभी एक्सटेंडेड बता रहे हैं, मतलब जो कोना बढ़ा हुआ हो किस प्रकार का है, आगे कोना कट जाएगा उसका भी बताएंगे, ठीक ना, चलिए, जी जी। अब जिसका वायव्य कोण, वायव्य कोण बढ़ा हुआ हो, ठीक है ना, जिसका वायव्य कोण बढ़ा हुआ हो, ठीक है, वायव्य कोण, ठीक है ना, वायव्य कोण का मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है, दिशाएं याद रखिएगा, दिशाएं याद रखिएगा, वायव्य कोण बढ़ा हुआ हो, जी ठीक जी। है, यह जो है आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति ले आएगा, हिंसक, गृहेश, वहां रहने वाले लोगों के अंदर में हिंसा अधिक होगी, हिंसक होंगे, उग्र स्वभाव वाले होंगे, ठीक है, उग्र स्वभाव वाले होंगे, ठीक है, जी गुरुदेव। इसी में है, अगर नैऋत्य कोण बढ़ जाए, ठीक ना, नैऋत्य कोण एक्सटेंडेड हो आपका, नैऋत्य मतलब समझ रहे हैं ना, साउथ वेस्ट, ठीक है, नैऋत्य कोण, ठीक है, नैऋत्य कोण यदि समकोण नहीं है तो, नैऋत्य कोण एक्सटेंडेड है तो, ठीक है, तो यह जो है आसुरी प्रवृत्ति, यह जो है आसुरी प्रवृत्ति लाने वाला है, आसुरी प्रवृत्ति, ठीक है ना, गृहेश के अंतर्गत, वहां रहने वाले लोगों के अंतर्गत यह जो है आसुरी प्रवृत्ति लाने वाला है, नैऋत्य कोण यदि एक्सटेंडेड हो तो, ठीक है, जी यदि अग्नि कोण बढ़ा हो तो, ठीक है, अग्नि कोण यदि बढ़ा हुआ हो तो यह जो है मानसिक अशांति देने वाला है, ठीक है, अग्नि कोण यदि एक्सटेंडेड है, अग्नि कोण यदि अधिक बढ़ा हुआ है, अग्नि कोण यदि समकोण नहीं है, तो यह जो है आपको मानसिक अशांति देने वाला है, ठीक है, अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, जी जी गुरुदेव। चलिए,
और कई सारे भूखंड हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, धीरे धीरे उन सब पर चर्चा करते हैं। एक है वर्तुलाकार, गोलाकार भी भूखंड हमको प्राप्त हो सकता है कि नहीं? ठीक है, हो सकता है। तो यह जो है इसके अंदर में खामी भी है और बढ़िया भी है। खामी क्या है? इस गृहस्थ के लिए ठीक नहीं माना गया है, इसको गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वालों के लिए यह शुभ नहीं है। हालांकि यह जो है आय के नए स्रोत देने वाला है, आय के नए स्रोत, ठीक है, न्यू वेज ऑफ इनकम, ठीक है, आय के नए स्रोत देने वाला है। राजाओं के लिए, राजकीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, नेता, अभिनेता, ठीक है, इन लोगों के लिए यह जो है शुभ प्रदान करने वाला है, शुभत्व देने वाला है, ठीक है। गृहस्थ के लिए इसको ठीक नहीं माना गया है, ठीक है। गुरुजी गृहस्थ के गृहस्थ, लिए नहीं माना गया है। हाँ, गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इसके अंदर में बहुत अच्छी चीज है कि यह जो है आय के नए स्रोत देने वाला है। अब कहिएगा कि आय के नए स्रोत देने वाला है तो गृहस्थ के लिए क्यों ठीक नहीं है? ये राजकीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ठीक है। कुछ चीजें होती है ना कि प्रजा के लिए, गुरुदेव राजा के लिए श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति अपने आप को थोड़ा डोमिनेट करना चाहता है। जो भी गृहेश होगा वह जो है उसका बिहेवियर, राजा को क्या कहा गया है? सूर्य को राजा कहा गया, शुभ ग्रह में, लेकिन उसको नहीं लेते हैं, क्रूर ग्रह में लेते हैं, है कि नहीं? बोलिए। जी गुरुजी। सूर्य को हालांकि ग्रहों का राजा माना गया है, लेकिन उसको शुभ ग्रह में नहीं लेते हैं, शुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं है वो, है कि नहीं? उसी प्रकार यह जो है राजाओं के लिए श्रेष्ठ है, गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ इस भूखंड में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी तरीके से परिवार में, मतलब क्या बोलते हैं, अपनी चलती चलाने वाला। तो गृहस्थ जीवन में कोई अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा डोमिनेट करे, अपने आप को किसी भी चीज में इन्वॉल्व करता रहे तो ठीक है? बोलिए, घर का मुखिया यदि किसी तरह से ऐसे रहे तो बताइए। गुरुदेव ये गोलाकार है कि वर्तुलाकार? अरे वही वर्तुलाकार, गोलाकार। पृथ्वी हमारी क्या है? बोलिए। वर्तुलाकार। हाँ, तो वही है, गोल भूखंड हो, ठीक है ना? ये समझ में आ गया? जी ठीक है। अब है नए नए भूखंड, सकटाकार बोलते हैं, बैलगाड़ी की आकार वाला, मंदिर की तरह। बैलगाड़ी होती है ना ऐसे ही, बोलिए, पूर्व में मंदिर की तरह उसका शेप हो, यह पोर्शन, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। पूर्व में मंदिर की तरह हो, बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी चारों तरफ से सपाट और बीच में ऐसे होता है ना, बोलिए, जी जी ऐसे। जी जी गुरुदेव। ये इसको बोलते हैं सकटाकार, इस भूखंड को बोलते हैं सकटाकार भूखंड, सकटाकार, बैलगाड़ी की तरह। यह जो है बीमारी देने वाला है, ठीक है, बीमारी। इस भूखंड में रहने वाले व्यक्ति को, गृहेश को, इस घर के अंतर्गत रहने वाले
जो भी सदस्य होंगे अधिक बीमार होंगे। ठीक है ना। यह जो है धन का नाश करने वाली है, धन नाश। ठीक है ना, धन का नाश करने वाली है यह भूखंड। ठीक है। बोर्ड दिख रहा है ना साफ? नहीं दिखता बोर्ड दिख बहुत, रहा है लेकिन लाइट कम है। कुछ लिखता है जो पूरा दिखता नहीं है उसमें। लाइट कम आ रहा है उसमें। अभी आ रहा है? ये लाइट कम ही है, धुंधला सा दिखता है। गुरुदेव फैन बदलना पड़ेगा, फैन की वजह से नहीं दिख रहा। इंक तो डाला था भगवान, 1 मिनट सिर्फ। अच्छा, जो चारों तरफ से समतल हो, ठीक है, जिसके सारी भुजाएं बराबर हो, चारों तरफ से समतल हो, ठीक है, और सभी कोण जो हैं समतल हो, मतलब समकोण हो। ठीक ना। ऐसे भूखंड को भद्रासन भूखंड करते हैं, बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक है, आकार से भी और साथ ही साथ में समतल हो। ठीक ना, सबकी भुजाएं बराबर हो, सबके कोण बराबर हो, और साथ ही साथ वर्गाकार हो और समतल हो। वर्गाकार हो और समतल हो। ऐसे भूखंड को भद्रासन कहते हैं, सब प्रकार के कल्याण देने वाले। ठीक है। इन्हीं का हैंड रेज है। बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव गुरुदेव, जो नया फैशन पोर्च वाला चला है वो इसी में आ जाएगा चक्काकार में? नहीं नहीं नहीं, पोर्च का पोर्शन नहीं, भूखंड की बात कर रहे हैं। ठीक ना, भूखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका भूखंड जो प्लॉट आपको प्राप्त है। जी जी। हाँ, बाद में गृह जो बनाते हैं उस पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना। अच्छा, एक भूखंड है ढोलक के आकार का। ढोलक देखते हैं ना? ठीक है, इसको मूर्जाकार बोलते हैं। ठीक है, मूर्जाकार। मैं से मूर्जाकार। हाँ हाँ, मूर्जाकार। ढोलक, दोलनाकार, ढोलक के आकार का। ढोलक कैसे होता है? लगभग ढोलक के ही शेप का है। बोलिए। बोर्ड एकदम नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा गगन, फोटो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर में थोड़ा सा शैडो करते हैं इसके अंदर में। या फोकस, आउट ऑफ फोकस है या कुछ है इसमें। अब दिख रहा है क्या ब्लू वाली स्याही? ये दिख रहा है क्या अभी? शायद हाँ, दिख ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ठीक ना। ये तो ये जो है मूर्जाकार भूखंड बोलते हैं। ठीक है, दोलनाकार मूर्जाकार भूखंड, दोलनाकार मूर्जाकार भूखंड। तो यह जो है आपको
हर प्रकार से त्याज्य है, ठीक ना, हर प्रकार से यह जो है त्याज्य है, ठीक है ना, त्याज्य मतलब परित्यक्त है यह, ठीक है। अब यह भी जो है गृहस्थ के लिए त्याज्य माना गया है, ठीक है। यह भूखंड में खामी क्या है कि पुरुषों के लिए तो श्रेष्ठ है, पुरुषों के लिए ठीक है, सिर्फ पुरुष वास करे तो, ठीक है, स्त्रियों के लिए अशुभ है। अब बताइए, आप घर बनाएंगे वहां स्त्री का वास न हो, संभव है? बोलिए, ठीक है। यह जो है स्त्री के लिए मृत्यु कारक माना गया है, मृत्यु कारक। अगर स्त्री यहाँ वास करे उसके लिए मृत्यु सिद्ध है। तो बताइए, ऐसे भूखंड में जो किसी एक लिंग के लिए श्रेष्ठ है, तो ऐसे भूखंड को क्या करें, ग्रहण करें? बोलिए, त्याग ही हुआ ना। प्रभु जी, बिल्कुल क्या ही हुआ, उन्हें तो बॉयज हॉस्टल बने तो बने, इसका तो और कुछ नहीं बने। तो इसीलिए इसको भी गृहस्थों के लिए त्याज्य माना गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जी आ रहा है। हाँ, यह सब आकार के ऊपर है, ठीक ना, किस प्रकार का आकार है तो क्या फल है। अब है एक व्यजनाकार, समझ गए ना? व्यजना मतलब पंखे के आकार का, पंखा होता है ना ऐसे हाथ में लेने वाला पंखा, बोलिए। जी जी। इसको बोलते हैं व्यजनाकार। इस भूखंड को कहते हैं व्यजनाकार भूखंड या पंखाकार, बोलिए पंखाकार, जो भी बोल सकते हैं आप अपने भाषा में, लेकिन व्यजनाकार, ठीक है। यह भूखंड पशुओं के लिए हानिकारक है, यह भूखंड पशुओं के लिए हानिकारक है, ठीक है। आपके घर में पुरुषों के लिए भी हानिकारक है, आर्थिक धन कमाने वाले लोगों के लिए हानिकारक है, आर्थिक धन कमाने वाले लोगों के लिए भी यह जो है श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। यहां अगर आप पालतू जानवर रखते हैं, ठीक है, तो पालतू जानवर का गाय, ठीक है, भैंस, ठीक है, इनको यदि रखते हैं तो ऐसे भूखंड को परित्याग करना चाहिए, आर्थिक नुकसान देने वाला है, ठीक है। यहाँ रहने वाला व्यक्ति हर प्रकार के कष्ट को भोगता है, ठीक है, हर प्रकार के कष्ट को भोगता है, ठीक है। तो यह भूमि भी आपकी परित्यक्त है, त्याज्य है, ठीक है। अब बात करते हैं, पंखा हो ही गया, तो सूर्पाकार, सूप जैसे होता है, ठीक है, सूप, ठीक है, सूर्पाकार, छाजलाकार बोलते हैं, ठीक है। तो यह भूखंड भी धन संपत्ति का नाश करने वाला होता है,
धन संपत्ति का नाश करने वाला। ठीक है, चलिए अब सबसे प्रचलित दो भूमियां हैं, ठीक ना, उसका भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक है गौमुखी, व्याघ्रमुखी, ठीक ना। गौमुखी यानी कि आगे का पोर्शन, अगला हिस्सा जो है वह जो है थोड़ा कम हो पीछे की अपेक्षा, पिछला पोर्शन थोड़ा सा अधिक हो। ठीक है, यह कम, इसमें पूर्व पश्चिम का नहीं है ना, आगे पीछे होना चाहिए इसमें। हाँ आगे पीछे। इसमें भी गौमुखी भूमि का तभी हम ग्राह्य करते हैं जब या तो यह पूर्व में, दिशा हमने बताई है ना पूर्व में, या जो है उत्तर में आपको मिले। ठीक ना, उत्तर में, पूर्व में कम हो, उत्तर में कम हो, पूर्व में कम तो पश्चिम में अधिक। ठीक है, उत्तर में कम, दक्षिण में अधिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जी जी गुरुदेव। जी जी, पूर्व और उत्तर में कम होना चाहिए। हाँ, तो यह भूखंड जो है अभी सिर्फ आगे और पीछे के साइज के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, और यही जो है सो इसको गोमुखी कहते हैं। यह जो है इसका दरवाजा इधर है, मुख्य गेट इस साइड में हो। ठीक है, इस साइड में यदि मुख्य हो, इस साइड में मुख्य द्वार हो। ठीक ना, यह जो है पूरब की तरह जो है सो इसका फेस हो। ठीक है, ईस्ट फेसिंग। तो यह जो है गृहस्थ के लिए उत्तम, गृहस्थ के लिए उत्तम। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और है, अगर पूर्वाभिमुख हो, ठीक है, यदि यह गृहस्थ के लिए तो ठीक है, ठीक है, यदि यह पश्चिमाभिमुख हो जाए तो बिजनेस के लिए अच्छा, व्यापार के लिए ठीक। तो इसको क्या कहेंगे? व्याघ्र भूमि, बाघ पृष्ठ, है ना, बाघ पृष्ठ, जिसको सिंहमुखी कहते हैं। बात समझ में आई है ना? यह हो गोमुखाकार, पूर्व में इसका द्वार हो तो ठीक है, यदि इसका द्वार पश्चिम में हो जाए तो यह सिंहाभिमुख हो जाएगा। तो सिंहाभिमुख व्यापार के लिए श्रेष्ठ है, गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है, यह जान लीजिए, गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। यानी कि सीधे तौर पे बात समझ लीजिए कि गौमुखी जो मकान है वह रहने के लिए श्रेष्ठ, बिजनेस के लिए खराब है। ठीक है, और सिंहाभिमुख जिसको कहते हैं, यानी कि आगे का पोर्शन अधिक हो और पीछे का पोर्शन जो है कम हो, तो उसको सिंहाभिमुख कहते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से वह श्रेष्ठ होता है। समझ में आया बात कि नहीं आया? बोलिए राघवेंद्र जी। यदि ये साउथ फेसिंग हो, परित्याग, ठीक है, परित्याग, फर्स्ट जी भगवान, परित्याग कर देना चाहिए। अब इसमें हम आगे जब द्वार प्रकरण बताएंगे तो वहां पर बताएंगे कि कहां पर द्वार रख के इसको भी हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए भगवान। गुरुदेव व्याघ्रमुखी में गुरुदेव ये गोमुखी की साइड मतलब पूर्व साइड ही छोटा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, पश्चिम साइड अधिक हो, लेकिन गेट पश्चिम साइड हो। देखिए, मतलब मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें बताई।
पहली चीज, दोनों को एक साथ नहीं मिलाइए, दो अलग अलग चीज। मैंने क्या बताया, यह जो है आगे की ओर कम, पीछे की ओर ज्यादा, ठीक है। और जिस साइड आपका द्वार है, ठीक ना, जिस साइड आपका द्वार है, ठीक है, यानी कि जिधर से हमको निकलना है, आना जाना है, उस साइड यदि द्वार है मेरा और उस साइड ही कम है, तो वह जो है गोमुखाकार होगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखिए, चाहे जी। इधर हो या इधर हो, गृहस्थ के लिए यह सबसे उत्तम है। गृहस्थ के लिए पूर्वाभिमुख है या उत्तराभिमुख है और उसी साइड द्वार भी है, तो यह जो है गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम है, ठीक है। अब इसमें आपको दक्षिण की तरफ भी कम हो सकता है, उत्तर की तरफ ज्यादा, ठीक है, पश्चिम की तरफ कम हो सकता है, पूरब की ओर ज्यादा, तो भी गोमुखाकार ही बोलेंगे, ठीक है, उसको भी ग्रहण करेंगे, लेकिन वह श्रेष्ठ में नहीं आएगा। हाँ, गोमुखी भूमि है इसलिए उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये जी गुरुदेव, गोमुखी तो समझ में आ गया, व्याघ्रमुखी थोड़ा सा बता दीजिए गुरुदेव। व्याघ्रमुखी, व्याघ्र भूमि उसको कहते हैं जिसमें जिस साइड भी हमारा द्वार हो उस साइड का पोर्शन अधिक है। गोमुखी गृहस्थ के लिए ठीक है, ठीक है, व्यापार के लिए त्याग्य है, मतलब ठीक नहीं। अब सिंहमुखी देख लीजिए, सिंहमुखी कहेंगे हमारा आगे का पोर्शन अधिक, ठीक है, और पीछे का पोर्शन हमारा कम हो, ठीक ना। यह जो है आगे का पोर्शन, इधर ही दरवाजा, चाहे यह जिस दिशा में भी हो, जी गुरुदेव। जिस दिशा में भी हो, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, इसको कहेंगे सिंहाभिमुख ही, ठीक है। और यह जो है व्यापार के लिए श्रेष्ठ है, ठीक है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ठीक है। अब ऐसे भूखंड को भी हम अपने अनुसार इसको बना सकते हैं, ठीक ना। इसको सीधा कर दीजिए, इसको सीधा कर दीजिए, आयताकार हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ऐसी भूमि मिल गई सिंहाभिमुख, ठीक है, और हमको उसमें रहना है, तो क्या करेंगे, मेन द्वार भी, इधर भी मकान बना हुआ है, इधर भी मकान बना हुआ है, इधर भी मकान बना हुआ है, इसी साइड हमको, तो उसका ट्रीटमेंट यह है, ठीक ना। बात ये समझ आ रही है कि नहीं? साइड की जगह छोड़ के बना ले मकान, ऐसा छोड़ दीजिए, इसको परित्याग कर दीजिए, बल समझ गए ना, इसको यूज में नहीं लाइए, ये सब पोर्शन को यूज में नहीं लाइए। आपके लिए मकान खंड जो है सो पर्याप्त है। वहाँ गार्डन बना सकते हैं, पार्क, पेड़ पौधे लगा दो उधर, ऐसा कर सकते हैं। आगे इसके बताएंगे कि कौन सा पेड़ लगाएं कौन सा नहीं, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझिए कि इसको हमको यूज में नहीं रखना है, त्याग दें, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ गया बात ना? जी जी गुरुजी, आगे बढ़िए। प्राइस वही मेंशन रहेगा ना व्याघ्रमुखी, तो फिर उसमें से तो कट छाट नहीं कर सकते। तो हम बोल रहे हैं ना कि इसको यूज करने के लिए अब हमको रहना है ना, यहाँ पे बिजनेस के लिए है तो इसको खोल दीजिए, कोई काट छाट नहीं करना है। जी जी। व्यापार के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको वहां रहना है, अब तो फिर समस्या है ना। जी बिल्कुल। सीधे समझिए ना भगवान, गौमुखी मतलब गाय श्रेष्ठ है गृहस्थ के लिए। जी गुरुदेव, जी जी। बाघ श्रेष्ठ नहीं ना है? नहीं नहीं, ये अशुभ हो गुरुजी, नहीं गुरुदेव, नहीं। सिंहमुख वाली अशुभ रहे। बोलचाल में क्या कहते हैं कि इनका स्वभाव गाय की तरह है, और क्या बोलते हैं, सिंह जैसा हिंसक बिहेवियर कर रहे हो। बोलिए,
जी बिल्कुल। वही चीजें हैं। यथा नामम तथा फलम, ठीक है, तथा गुणम। चलिए, तो यह हो गया। एक है षटकोणा कोण। षटकोण, षटकोण मतलब समझते हैं ना, 6 हेक्सागोनल। जी जी, 6 कोण होने। ठीक है, षटकोणाकार। ठीक है, 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए कि 8 हो गए? 8 है गुरु जी, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। 8 हो गए, 8 हो गए। हम्म, छह कोने वाला समझिए, डायरेक्ट सीधे ऐसे। अब तो है ना, जी गुरुदेव। षटकोणा कोण। ठीक है, ऐसे भूखंड को भी हमको ग्राह्य करना चाहिए। उन्नति होती है इससे, उन्नति जो है इससे सिद्ध होती है, प्रोग्रेस। ठीक है, ठीक है। जी जी। गुरु जी दोबारा बोलिए इसको, क्या बोला था आपने? प्रोग्रेस। गुरुदेव, षटकोणाकार में कोई कट तो बनते हैं ना? हैं? षटकोणाकार भूमि में कट तो बने ही जाते हैं। कहाँ बनेगा भूमि? कहाँ बनेगा बताइए? अगर आपके ऊपर नॉर्थ हम करें तो नॉर्थ ईस्ट आवाज कट के आ रही है, फिर से एक बार ही हो। बोलिए। हम जो बोर्ड है उसके ऊपर हम यानी पकड़ते हैं नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तो कट नहीं हो रहा है ना, एक्सटेंडेड एक चीज में कहाँ आता है? कट नहीं रहा है, उधर उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर भागा हुआ है। ठीक है, पूरब और पश्चिम में। ठीक है, अच्छा, इसे हम एक्सटेंड अभी पकड़ेंगे। दिशाएं लिखा है ना हमने ऊपर में। बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी जी। जी। जी गुरुदेव, ये आपने क्या बताया, प्रोग्रेस के लिए अच्छा होता है? उन्नति होती है। उन्नति मतलब नहीं समझते हैं? समृद्धि, उन्नति, प्रगति। ठीक है। जी जी। अब है अंडाकार। अंडाकार, यह भूखंड सब प्रकार से हानि देने वाला है। ठीक ना, यह भूखंड सब प्रकार से हानि देगा। ठीक है, जी। अब इन सब भूखंड का क्या कर सकते हैं? इनको वही है, आयताकार बना लें या समकोण बना लें। ठीक है, या इसमें षटकोणाकार बना लें। ठीक है, इनको कर सकते हैं हम लोग ट्रीटमेंट उसके हिसाब से। ठीक है, यह जो है प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। ठीक ना, अनुभव जैसे जैसे होते चल जाएगा कि किस प्रकार से क्या फल है। ठीक है, लगता है समय अधिक हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, जी गुरुदेव। चलिए एक और है, इसमें आगे नहीं, सिर्फ यही बता देते हैं। षटकोण के बाद में अष्टकोण जब बना ही दिए तो इसका भी फल जान ही दीजिए। यह भी
सब प्रकार की सुख समृद्धि देने वाला है, सुख समृद्धि। यह भी शुभ भूखंड की श्रेणी में है। गुरुजी उसका नाम क्या है? अष्टकोणाकार, 8 भुजाओं वाला, 8 कोनों वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 भुजाएं हैं, 8 कोण हैं। ठीक है, ठीक है ना। और भी कई सारे भूखंड हैं, पुस्तक इत्यादि में आप सभी के दिए होंगे, पुस्तक आप लोगों ने लिया होगा तो। ठीक है, गुरुजी कौन सा पुस्तक में दिया है? सरल वास्तुशास्त्र है, विश्वकर्मा प्रकाश है, भवन भास्कर गीता प्रेस का। गुरुजी वास्तु रत्नाकर। विश्वकर्मा प्रकाश, गुरुजी विश्वकर्मा प्रकाश का लेखक कौन है, ऑथर? ऑथर बता देते हैं आपका विश्वकर्मा प्रकाश का। इसका ऑथर हैं आपके महर्षि अभय कात्यायन। ये चौखंबा वाराणसी से प्रकाशित होता है, ठीक ना। गुरुजी इसमें वैसे कौन सी सरल वास्तुशास्त्र के कौन है? सरल वास्तुशास्त्र के सरल वास्तुशास्त्र गीता प्रेस का भी है, रुपेश का भी है, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, गीता प्रेस वाला कौन सा बोला आपने? भवन भास्कर जी गुरु। गुरुजी अभी भवन भास्कर लिखे हैं तो उसमें है। आज से 15-20 साल पहले जो है इसका एडिशन बंद हो चुका है। क्या बताया था? सरल वास्तुशास्त्र कई सारे पुस्तक हैं, सरल वास्तुशास्त्र है, वास्तु चिंतामणि है, वास्तु रत्नाकर है, विश्वकर्मा प्रकाश है, रेमेडियल वास्तु है, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक ना, पुस्तकों का ये नहीं है, पुस्तक के अंदर में जो चीजें समझनी है उसको समझिए। एक तो आकार, और भी कई सारे आकार हैं, इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना, ठीक है, यह सुख समृद्धि देने वाला है। अब देखिए, एक है विषम बाहु। 1 मिनट राघवेंद्र जी, आपकी प्रश्न को लेंगे हम। विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु यानी कि एक भुजा जो है जिसका समकोण नहीं है। ठीक ना, मतलब कटी हुई है इस प्रकार से, इस प्रकार से। यह किधर से भी हो सकता है, यह है विषम बाहु। ठीक है, यह जो है विषम बाहु। ठीक ना, जिसमें इसका पकड़ने का तरीका है, ये भुजा सीधी, ये भुजा सीधी, ये भुजा सीधी। एक भुजा जो है कोई भी किसी कोने में जो है हो सकती है, किसी भी कोने में, चाहे इस साइड में हो, 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 एक भुजा हमेशा टेढ़ी रहेगी, वही विषम बाहु उसको लेंगे। ठीक ना, यह जो है जो एक टेढ़ी रहेगी। अब इसमें ईशान कोण जो है आपका ये अग्नि कोण बढ़ा हुआ है ना, तो यह जो है हमारा क्या होगा, देखिए जो हम पहले बताए थे कि आग्नेय कोण बढ़ा या ये कोण बढ़ा हुआ हो, तो वह जो है आगे की ओर जो है हमारा बढ़ा हुआ था, मतलब सिर्फ कोने पे, बाकी जो है वह सीधा गया था। ठीक ना, सिर्फ कोने के पास में जाके टेढ़ा हो गया था। यहाँ जो है सीधा है, एक भुजा टेढ़ी है, किसी भी तरीके से टेढ़ी हो सकती है। ठीक ना, आगे हम कल जो है इसके कटे हुए पोर्शन पे बात करेंगे। आग्नेय कोण कट जाए, नैऋत्य कोण कट जाए, ईशान कोण कट जाए तो इसका क्या फल होगा। अभी सिर्फ इतना समझिए, एक भुजा सिर्फ टेढ़ी है। ठीक ना, तो यह भी अशुभ भूखंड की श्रेणी में आता है, और यह जो है मन को अशांत करने वाला, बीमारी देने वाला, सब प्रकार की हानि देने वाला है। मानसिक अशांति, मानसिक अशांति, सब प्रकार की हानि, सब प्रकार से हानि,
ठीक ना। इसमें धन हानि भी है, ठीक है, मानसिक अशांति है, धन हानि है, सुख समृद्धि जो है सो इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है, कई प्रकार की बीमारी दे सकता है या रोग को देने वाला है, ठीक है। यह जो है विषम बाहु का फल है, ठीक है। तो हमने आज आपको भूखंड के आकार के अनुसार कई चीजों को कवर अप किया है। अभी बहुत सारे हैं, 55, 56, 58 कई तरह के हैं। आगे कुछ पोर्शन बता देंगे, आप लोग को स्वयं अनुभव में आ जाएगा, ठीक ना। तो हाँ, अब आज की कक्षा से संबंधित यदि आप सब में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी। जो प्रश्न ये था, आपने कहा कि जैसे विषम बाहु प्लॉट हो तो काट छाट के स्क्वायर, लेकिन दोष तो रहेगा, भले हम उसमें स्क्वायर में बनाए, लेकिन जो उसका जो पोर्शन बड़ा हुआ है उसका तो दोष रहेगा उस भूमि के लिए। हाँ लेकिन कम जाएगा ना, आप उसको यूज में नहीं लाइएगा तो कम जाएगा ना। जिसमें पिंड बनाएंगे आप, ठीक ना, उसका जब पिंड बनाएंगे तो सीधा रखिएगा ना उस पोर्शन को, लंबाई और चौड़ाई को। जी जी जी। तब वह जो है सो आ जाएगा आपके काम में। जी, यानी दोष कम होगा, नष्ट तो नहीं होगा। नष्ट के लिए फिर वास्तु शांति काहे लिए है भगवान? नष्ट के लिए वास्तु शांति है, वास्तु का उपाय करिए, उस भूखंड से प्रायश्चित लेंगे हम लोग, ठीक ना। अब घर बनाते वक्त हम लोग वास्तु पूजन इत्यादि क्यों करते हैं? कोई भूखंड है, आप उस पर पेड़ लगा हुआ है, आपको रहना है उस पे, है कि नहीं। अब उस पे रहने के लिए पेड़, ठीक है, तो पेड़ काटिएगा तो पेड़ काटने का दोष नहीं लगेगा, वन विभाग वाला को पकड़ ले जाए, केस कर देगा, तो क्षमा मांगिएगा ना, उसे लीजिएगा ना इजाजत कि हम भाई रहने के लिए घर बनाने वाले हैं, पेड़ काटना है हमको, नो ऑब्जेक्शन लीजिएगा ना। आवाज कट रहा है भगवान आपका, राघवेंद्र जी पुनः जुड़िए एक बार। जी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी भी भूखंड पे जाके डायरेक्ट घर नहीं बना सकते हैं आप, दोष लगता है। उस भूखंड पे किसी न किसी का वास होता है, वहां के वास्तु पुरुष होते हैं, उनसे इजाजत लेनी पड़ती है कि भगवान मैं यहाँ पर अपना गृहस्थ जीवन बिताने के लिए, ठीक ना, या व्यापार के लिए या समाज के उद्धार के लिए मंदिर का निर्माण करने वाला हूँ, तालाब का निर्माण करने वाला हूँ, घर बनाने वाला हूँ, अपना बिजनेस के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, तो क्षमा मांगनी पड़ती है, प्रायश्चित करना पड़ता है, क्योंकि आपके वहां निवास करने के बाद वहां पर छोटे छोटे मतलब आंखों से दिखने वाले अदृश्य सब प्रकार की ऊर्जाएं, सब प्रकार की शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच नाग किन्नर गंधर्व, ठीक ना, जीव जंतु, किसी न किसी का वहां पर डेरा होता है, वास होता है, आप उसका आश्रय छीन लेते हैं, ठीक ना। जी जी। तब जो है उसका जो है सो दोष लगता है आपको, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, ठीक ना। और उसके पश्चात जो है आप काम करते हैं वहां पर निर्माण के लिए, तो उन सबकी शांति के लिए, उनका दोष आपको न लगे, उससे पहले प्रायश्चित संकल्प लिया जाता है, ठीक ना। उस भूखंड से इजाजत लिया जाता है कि हमको यहाँ पर वास करने के लिए आप आज्ञा दीजिए। तो पहले सतयुग था भगवान, द्वापर युग में कुछ अंश कम गया, त्रेता युग में कुछ अंश कम गया, ठीक ना। लोग डायरेक्ट बात करते थे भूखंड से, वहां का भूखंड आपको साक्षात प्रकट होकर दर्शन देता था और कहता था कि आइए राघवेंद्र जी हम आपका स्वागत करते हैं रहने के लिए, या फिर आप दोनों में युद्ध होता था, ठीक है, तो फिर पराजित जो होता था उसका फिर जो जीतने वाला है उस पर कब्जा करता था, या फिर उसके सामने आज्ञा मांगता था, गिड़गिड़ाता था, याचना करता था कि हमको रहने के लिए स्थान दीजिए, है ना।
वो प्रसन्न होके या तो उसको दूसरे जगह का सुझाव देता था, या तो कहता था कि ठीक है आप रहिए, हम चलते हैं दूसरे जगह संन्यास लेने, है ना। जी लेकिन भगवान। अब सतयुग नहीं ना है कि आएंगे वो सब दर्शन देंगे आपको। नहीं नहीं नहीं। तो इसके लिए स्वयं से हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है कि किसी कर्म को करने से पहले प्रायश्चित संकल्प किया जाता है, ठीक ना। उसके विधि 10 विधि स्नान है, 10 प्रकार के आपके दान हैं, इन सबको किया जाता है। करने के पश्चात वहां के भूस्वामी के लिए कुछ चीजें दी जाती हैं कि आप लीजिए, आप यहाँ पर जो भी रह रहे हैं आपके लिए हम भोजन वस्त्र जो कुछ भी हमसे बन पड़ रहा है आपके लिए हम निकाल के आ रहे हैं, ठीक ना। नामदी श्राद्ध इत्यादि सब कुछ करने के पश्चात तब वहां पर रहने के लिए आप तैयार होते हैं, फिर वहां पे रहते हैं। ऐसे ही नहीं रहता है कोई, ठीक ना। अब भले कोई करे या ना करे उसके ऊपर है कि नहीं, लेकिन ये व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म में हैं, ठीक ना। कोई बाहरी धर्म जो भी है हमारे, सब हमारे सनातन धर्म से ही बिलोंग करते हैं और इन सब में व्यवस्थाएं हैं, ठीक ना। इन सब में हम शुरू से ही हमारा जो सनातन धर्म है वह अहिंसा का नेतृत्व करते आया है, ठीक ना। अहिंसा परमो धर्म, ठीक है जी। धर्म हिंसा तथैव च। हाँ, धर्म हिंसा तथैव च। तो वही धर्म के लिए आप रहने जा रहे हैं तो हिंसा में करने जा रहे हैं, बोलिए। जी नहीं। तो वही है धर्म हिंसा तथैव च। अपने जीवन यापन के लिए आपने द्रव्य खर्च करके वहां पर लिया, मकान के बारे में आपको नहीं मालूम था, ले लिए, तब अब वहां पर हमको रहने के लिए ये चीज चाहिए, ठीक है। एक चीज जो रह गई थी यहाँ पर, एक भूखंड के बारे में हमको ध्यान नहीं रहा, वह है धनुषाकार भूखंड। इस प्रकार की भी भूमि हो सकती है धनुष की तरह, ठीक है, या तो इस प्रकार की भूमि हो सकती है, बोलिए। ऐसी भी भूमियां मिलती है ना धनुषाकार, बोलिए। या ऐसी भी हो सकती है, ये सब धनुषाकार के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। जी भगवान। यहाँ इस भूमि पर वास करने से आपको शत्रु भय बना रहेगा, ठीक ना। शत्रु भय जो है, शत्रु भय बना रहेगा आपको। धनुषाकार भूखंड पे रहने से आपको शत्रु भय बना रहेगा, ठीक ना। हर प्रकार से भय लगेगा, भौतिक, भूत प्रेत जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा तो भूत प्रेत है ना, ठीक है। हर प्रकार का भय, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, भयभीत रहेंगे, ठीक है। तो सब प्रकार का भय रहता है। बोलिए महेश शर्मा जी, बोलिए। गुरुजी नमो नमः। गुरुजी जैसा आपने त्रिकोण को या त्रिभुज आकार की जो भूमि बताई थी, त्रिकोण वाली, हाँ, तो इसमें जैसे रहने का वास कर रहे हैं, तो उसमें गुरुजी मैं क्या कि गुड़गांव में रह हूँ, तो वो क्या है हम जो मकान में रह रहे हैं वो ऐसी आप जो आपने बताई त्रिकार आकार की भूमि है, तो उसमें क्या है कि पूरब से पश्चिम की तरफ है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ तो कम है उसकी, और पूरब और उत्तर की तरफ लंबाई ज्यादा है। तो उसमें हमने 15 साल है गुरुजी, पता नहीं जितने कमा जितने की बराबर हो जाए, अब मेरे को चेंज करना है तो ठीक रहेगा कि वो चेंज कर दो उसको। त्रिकोणाकार और गौमुखी अलग अलग चीज है, दोनों को मिलाइए नहीं। गौमुखी नहीं, त्रिनोकार है गुरुजी, त्रिकोण। हाँ तो तीन इस कोने वाला, हाँ तो इस तरीके से है, तो इसका जो है सो उपाय कर लीजिए, सिंपल सा उपाय है, ठीक है। उसको हटाए गुरुजी, रूम में चेंज कर दे उसको, हटाना तो क्या है, वो तो मालिक का है, हम तो रेंट पे रहते हैं। हाँ तो मालिक को भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा, पूरा ठीक है? नुकसान है, हमें हर बीमारी में जा रहा है भगवान उसका भी पूरा, दारू पीते हुए। हाँ, अपना वास्तु को जो है सो ठीक करिए। अब जी। मकान किराए का है तो चेंज करिए, हाँ यही है गुरुजी, बस चेंज करिए उसको, दूसरा उपाय है, चेंज हाँ कर हाँ दीजिए, बिल्कुल, जी 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 जी। ठीक है। अब उसको तो आप उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं ना कर सकते हैं, यदि कुछ छेड़छाड़ करने लायक रहता तो इसको गौमुखी बना सकते थे। अब आगे से त्रिकोणाकार है तो इसको जो है सो बना लीजिए गौमुखी, है कि नहीं। ये पोर्शन गौमुखी हो गया ना, कुछ पोर्शन को काट के,
जी जी गुरुदेव, लेकिन जी गुरुदेव हम तो बना नहीं सके ना, वो तो मालिक ही करेगा ना, हमें तो ये कोई बात है, मतलब ही नहीं है इससे। जैसे भगवान आप उसको त्याग दीजिए, दूसरे जगह जी पे जी जी मकान मालिक यदि आपको मानता है तो आप उसको कह दीजिए कि आपको हानि इत्यादि हो रही है, इसके लिए ये काम करिए, ठीक है। नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं गुरु जी, कोई माने नहीं माने, हमें क्या लेना भजन भाग दिए से। चलिए तो ठीक है, इसको जो है सो गौमुखी बना के इसको उपयोग में ला सकते हैं, गौमुखी, ठीक ना। गुरु जी मेरा एक प्रश्न और था, मैं आपसे 10 मिनट के लिए, जब कक्षा खत्म होती तो मैं आपसे पर्सनल बात कर सकूं 10 मिनट के लिए? 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे करिए आराम से। और किसी का जी कोई गुरुदेव प्रश्न है जी तो बताइए। हाँ नीतू जी बताएं भगवान। जी गुरु जी नमो नमः। नमो नमः। गुरु आपने ये षटकोण और अष्टकोण वाले बताए, तो ये सारे एंगल इक्वल होने चाहिए ना, लगभग इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने जी चाहिए। अब जी इसमें जो है षटकोण और अष्टकोण में आपको यह देखना है कि ये कोण और इस साइड का कोण जिधर में है, ठीक ना, यह दोनों बराबर हों, ठीक है। मतलब ये षटकोण वाला जो बोल रहे हो आप? षटकोण वाला, ये षटकोण हो जी जाएगा ना, जी हाँ ये जी देखो, जी 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 ये षटकोण हाँ, हो ये जाएगा, दो एंगल इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल हो, यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला, ये सब भी इक्वल होने चाहिए। षटकोण का मतलब यही हो गया, ठीक हाँ है। जी अब इसमें जी हम आगे बताएंगे कि कौन सा पोर्शन, अभी नहीं बताया है ना, ईशान हाँ कट जाए जी तो क्या लाभ होगा, हाँ नैऋत्य जी कट जी जाए जी तो क्या होगा, ठीक है, हाँ ये जी सब शेष है, कल जी बताएंगे इसको, ठीक ना। जी 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 गुरु जी। और किन्हीं को कोई प्रश्न शेष है तो बताइए। कोई नहीं, तो कल कुछ और भूखंड पर हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर कोने के कट जाने का क्या लाभ मिलता है, ठीक है, या क्या हानि होती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए कक्षा इतनी ही। सभी को नमो नमः। कक्षा समाप्त करें ना। जी श्री जी नमो नमः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। नमो नमः सर्वेभ्यो नमः, सभी को शुभ रात्रि। पोस्ट सर्वेभ्यो नमः। मीटिंग एंड फॉर ऑल कर देंगे, ठीक है। पोस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल। अवधेश जी, ऋषि जी, आप सभी होस्ट नहीं हैं? जी 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 गुरुदेव, गुरुदेव मैं कर देता हूँ गुरुदेव। हाँ, मीटिंग एंड फॉर ऑल।